सुप्रभात बच्चों। भीष्म साहनी के लिखे गए संस्मरणात्मक लेख को आप पढ़ रहे हैं, जिसमें गांधी जी के विषय में जो संस्मरणात्मक लेख था वो पूरा हो चुका है। अब अगला जो लेख है वो केंद्रित है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। यह भी लगभग उसी समय की बात रही होगी। किस समय की? जब वो गांधी जी से मिलने सेवाग्राम आश्रम गए हुए थे, या गांधी जी से उनकी मुलाकात सेवाग्राम आश्रम में हुई थी। उसी समय की बात है। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। तो पंडित नेहरू जी ने कश्मीर की यात्रा करी थी और उनका बहुत अच्छी तरह कश्मीर वासियों ने स्वागत किया था। शेख अब्दुल्ला उस समय कौन थे? वहां के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? कश्मीर के। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीराक दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। क्योंकि नेहरू जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं थे, उनका जो रुतबा था वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के बराबर था। इसलिए जो कश्मीर के शेख अब्दुल्ला थे, उन्होंने उनका जो स्वागत किया वो बहुत ही भव्य तरीके से किया। और कहाँ पे किया? जो झेलम नदी है उसके तट पे किया। शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीराक दल तक, ये नॉमिनेशन है उस नदी के कुछ पॉइंट्स के। नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी, जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। तो नेहरू जी जो थे वो चहेते थे शेख अब्दुल्ला के। वजह है, राजनीतिक वजह होती हैं उनकी। तो उस यात्रा के दौरान कश्मीर वासियों ने दोनों ओर खड़े होकर के, नदी के दोनों ओर खड़े होकर के उनका उत्साह बढ़ाया और उनका स्वागत किया था। तो लेखक कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दृश्य वो उस समय देखने को मिला था। अगले पेज पे आते हैं। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहरा गया था, अच्छी तरह ट्रीट किया गया। उनके लिए एक स्पेशल बंगले की व्यवस्था करी गई थी। तो वो जो बंगला था वह मेरे फुफेरे, तो कश्मीर में ही भीष्म साहनी के बुआ के लड़के रहते थे। उनके बंगले में नेहरू जी को ठहराने की व्यवस्था करी गई थी, और भाई के आग्रह पर कि मैं पंडित जी की देखभाल में उनका हाथ बटाऊं। भाई कौन? फुफेरा भाई, बुआ का लड़का। बुआ के लड़के ने कहा था भीष्म साहनी को, भाई देखो पंडित नेहरू जी आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, बहुत ही बड़े लीडर हैं विश्व के। तो मैं तो रहूंगा ही बिजी, और तुम्हें भी मेरी ओर से उनकी थोड़ी देखभाल करनी है। मैं भी उस बंगले में पहुंच गया। इस उद्देश्य से मैं अपने भाई के उस बंगले में पहुंच गया था। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते। पर शाम को जब बंगले में खाने पर बैठते तो और लोगों के साथ मैं भी जा बैठता। तो क्योंकि एक बड़े लीडर के पास में जो व्यस्तताएं होती हैं, काम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास में अवकाश की कमी रहती है, खाली समय की कमी रहती है। इसलिए शाम के समय जब वो आते थे, बड़ी जो मीटिंग होती थी, मीटिंग अटेंड करने के बाद में आते थे, तो तब भी उस बंगले में कुछ लोग उनके आसपास बैठा हुआ करते थे। तो ये एक सुखद अवसर था भीष्म साहनी के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे क्या थे? देखभाल करने वाले थे उस समय। तो उनको नज़दीक से देखने का अवसर नेहरू जी को, भीष्म साहनी को मिला। उनका वार्तालाप सुनता। अब बड़े स्तर की जब नेता बैठे हैं तो वार्तालाप का स्तर भी बहुत ऊंचा रहता है। तो उस वार्तालाप को सुनता था लेखक। नेहरू जी को नज़दीक से देख पाने का मेरे लिए यह सुनहरा मौका था। शायद ही किसी व्यक्ति को इतना अच्छा मौका हाथ लगा हो जितना कि मुझे लगा था ये। उस रोज खाने की मेज पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। तो जिस पर्टिकुलर डे की बात चल रही है, उस दिन के बारे में लेखक कहता है कि उस दिन खाने की मेज लगी हुई थी और बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित, मतलब बहुत ही ख्याति प्राप्त लोग उस खाने की मेज पर बैठे थे।
शेख अब्दुल्ला उनमें थे, खान अब्दुल गफ्फार खान वही जो नेता गांधी जी वाले पार्ट में भी आए हैं, सीमांत गांधी, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू उनके पति आदि, ये लोग ख्यातिलब्ध लोग थे। तो ये भी उस भोज में सम्मिलित थे। बातों बातों में मैं कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस सी छिड़ गई। दोनों में किसी टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा बहस हुई। एक बार तो जवाहरलाल बड़ी गर्मजोशी के साथ तनिक तुनक कर बोले, थोड़ा गुस्से में आवेश में आ गए किसी बात पे, और कहने लगे मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। जब उनका ये तेवर देखा तो रामेश्वरी नेहरू चुप रही। शीघ्र ही जवाहरलाल ठंडे पड़ गए, गुस्सा उनका उतर गया और धीरे से बोले, आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ, एक वृत्तांत मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। और उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी कह सुनाई। क्या थी ये कहानी, वो सुनिए। कहानी इस तरह है कि पेरिस शहर जो फ्रांस की कैपिटल है में एक गरीब बाजीगर, बाजीगर मतलब नट जो तमाशा दिखाता है, रहा करता था, जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था। तो कहाँ की घटना है ये, फ्रांस की है। फ्रांस के भी पेरिस शहर की घटना है। उसमें एक गरीब बाजीगर रहता था जो तरह तरह के करतब दिखा करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी और अब बड़ी उम्र का वो हो चला था, उम्र दराज हो गया था। क्रिसमस का पर्व था। पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे, हाथों में फूलों के गुच्छे, तो जैसे कि क्रिसमस पे ईसाई जो भाई बंधु होते हैं वो तैयारी करके आते हैं, नए कपड़े पहन के आते हैं, हाथों में बुके लेके आते हैं, इस तरह उपहार और बुकों से लैस होकर के वो लोग गिरजाघर में आए। माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में लोग जा रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताशा से खड़ा है क्योंकि वह इस पर्व में भाग नहीं ले सकता। कारण क्या है, उसके पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसके पास में माता मरियम को भेंट करने के लिए कोई बुके नहीं है, कोई तोहफा उसके पास में नहीं है, न तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और न ही उसे उस फटे हाल को कोई गिरजे के अंदर जाने देगा। अब नए कपड़े के बिना उस गिरजाघर में जाने की तो शायद ही उसको परमिशन मिलती। सहसा ही उसके मन में यह विचार कौंध गया, मैं उपहार तो नहीं दे सकता पर मैं माता मरियम को अपने कर्तव्य दिखाकर उनकी अभ्यर्थना कर सकता हूँ, उनकी पूजा कर सकता हूँ, ये तो कर सकता हूँ, मेरे से ये काम तो आता ही है कि मैं उछल कूद तो कर ही सकता हूँ। तो वो अंदर चला गया। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ माता मरियम को, अपने कर्तव्य को तो दिखा सकता हूँ। इस विचार से वो बाजीगर कहाँ चला गया, चर्च के अंदर चला गया। जब श्रद्धालु चले जाते हैं और गिरजा खाली हो जाता है तो बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है, कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य दिखाने लगता है। जो उसको कला आती थी उस कला का प्रदर्शन करना उसने शुरू कर दिया। गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद। कभी सिर के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह अंग चालन करते हुए बाबा रामदेव की तरह वो अपनी शरीर को इधर उधर तोड़ मरोड़ के दिखाने लगा। बड़ी तन्मयता के साथ मन लगाकर एक के बाद एक कर्तव्य वो दिखाता, यहाँ तक कि हाँफने लगता और कुल मिला के थकान के कारण वो हाँफने भी लगा। उसके हाँफने की आवाज़ कहीं बड़े पादरी के कान में पड़ जाती और वह यह समझ कर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस गया है और गिरजे को दूषित कर रहा है, भागता हुआ गिरजे के अंदर बड़ा पादरी जो चर्च का था वो आता है। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपना सबसे चहेता कर्तव्य, जो सबसे उसका फेवरेट था एक्ट, उसको वो कर रहा था, दिखा रहा था। यह दृश्य देखते ही बड़ा पादरी तिलमिला उठता है गुस्से से। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। वो आग बबूला होकर के कहता है, गुस्से में कहता है, तुमने तो माता मरियम का अपमान किया है, और नट की ओर बढ़ता है ताकि उसको वो लात मार के गिरजे से बाहर निकाल दे। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा था तो क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से थोड़ा हिली, विस्थापित हुई। माता मरियम अपने मंच पर से उतरकर आई और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंची
और अपने आंचल से हाँफते नटके माथे का पसीना पोंछती। देखिए क्या चमत्कार हुआ उस समय वहां, कि जिसको वो पादरी भगाना चाहता था, माता मरियम खुद वो जो मूर्ति के रूप में थी, उस मूर्ति रूप को त्याग करके जीवंत हो उठी और अपने आंचल से उस हाँफते नटके माथे का पसीना पोंछने के लिए वो माता मरियम आई। यह कहानी नेहरू जी के मुख से सुनी। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति दत्तचित्त होकर, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुन रहे थे। तो ये कहानी उन्होंने सुनाई। इससे सिद्ध होता है कि नेहरू जी का जो धर्म के बारे में ज्ञान है वो काफी ज्यादा है। तो इसको पाठ को पूरा कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे बच्चों। तो नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और मेरे फुफेरे भाई टिके हुए थे। उस रात तक देर देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे चरखा काट रहे हैं। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। मैं चुपचाप नीचे उतर गया। नीचे आकर देखा कि बरामदे पर तिपाई पर अखबार रखा था। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नजरसानी करने लगा। ठीक है, इस समय का अभाव है, अभी इतना ही रोक देते हैं। धन्यवाद बच्चों।